अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आई थिंक 157 क्वेश्चंस हैं, हमें जल्दी जल्दी कवर करने हैं, तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगेन इस बार से लेके जुलाई 2018 तक के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, सो कुछ चीज़ें आपको PYQ से भी आइडिया हो जाएंगी। Arrange following steps of economic evaluation and financial flow for an educational program. सो आपने क्या करना है, स्टेप्स को अरेंज करना है। देखो ठीक है, इकोनॉमिक इवेल्युएशन और फाइनेंशियल फ्लो के लिए कि एक एजुकेशनल प्रोग्राम होना है। सो आप लॉजिक लगाओ, अब आप कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करोगे, एस्टिमेट करोगे कॉस्ट यूजिंग इंग्रेडिएंट मेथड, कंप्यूट करोगे प्राइवेट और सोशल रिटर्न्स टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट, अलाइन फंडिंग विद बजटिंग प्रैक्टिस और कंपेयर अल्टरनेटिव ऑन अ कॉमन आउटकम मैट्रिक। सो आप देखो कि आपने अगर पहला वर्ड भी पकड़ लिया, ठीक है, पहली स्टेटमेंट भी पकड़ ली कि सबसे पहले आप क्या करोगे, तो भी आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, देखो A B D या E, ठीक है, या तो आप कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करोगे या कॉस्ट को एस्टिमेट करोगे। कॉस्ट एस्टिमेशन तो बाद में होता है। देन है आपका, आप अलाइन करोगे फंडिंग को, अलाइनमेंट भी बाद में होएगी बजटिंग होने के बाद। कंपेयर करोगे अल्टरनेटिव्स को एक कॉमन आउटकम पे। आप सबसे पहले तो कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करोगे, आप एनालाइज करोगे कि कितना पैसा लगाएंगे क्या चीज होएगी। ओके, सो सबसे पहले ए आना चाहिए, तो यहां से सीक्वेंस आपकी बनती है। अब हम देखते हैं कि क्या ये सीक्वेंस फिट बैठ रही है। आपने पहले कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस किया, फिर आपने पर्टिकुलर कॉस्ट एस्टिमेट की इंग्रेडिएंट मेथड यूज करके, ठीक है। देन आपने क्या किया, कंपेयर किया अल्टरनेटिव को एक कॉमन आउटकम मैट्रिक पे, फिर आपने कंप्यूट किया प्राइवेट और सोशल रिटर्न ताकि आप इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर पाओ, और फिर आपने अलाइन किया जो आपने बजटिंग प्रैक्टिस किया और जो फंडिंग है उनको अलाइनमेंट में लेके आए। आंसर आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड वर्क एक्सपीरियंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन अक्रॉस स्कूल स्टेजेस। हाँ, वर्क एक्सपीरियंस की बात की इन्होंने। वैल्यू ऑफ वर्क एक्सपीरियंस लाइज इन लिंकिंग एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी एंड मॉडर्नाइजेशन, सो इट शुड बी प्रोग्रेसिवली एक्सटेंडेड टू ऑल स्कूल्स। सो ये रीजन दे रखा है इसका, ठीक है, कि वर्क एक्सपीरियंस की तो बात हुई है, लेकिन वैल्यू जो है वर्क एक्सपीरियंस की वो किस में है, कि वर्क एक्सपीरियंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन को लिंक करेगा, ठीक है, ताकि आप प्रोग्रेसिवली एक्सटेंड कर पाओ चीजों को। सो इट शुड बी प्रोग्रेसिवली एक्सटेंडेड टू ऑल स्कूल्स, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन को लिंक करेगा। तो रीजन तो ठीक लग रहा है, क्योंकि इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस की बात की है और वर्क एक्सपीरियंस क्या वैल्यू एडिशन करेगा उसकी बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो, ठीक है जी। Third question, which policy for the very first time used the term child centric education in India? तो ये इसी बार ये क्वेश्चन आया था। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन टर्म जो है वो सबसे पहले NP 1986 में यूज हुई थी भाई। ओके, विच कमेटी और कमीशन recommended to hold सिंगल पब्लिक एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो ये सेकेंडरी एजुकेशन की कंप्लीशन के बाद एक सिंगल पब्लिक एग्जाम होना चाहिए। ये बात मुदालियर कमीशन, जहां भी सेकेंडरी एजुकेशन देखिए मोस्ट प्रोबेबली वो मुदालियर कमीशन ने ही चीजें बोली होंगी। ओके, मुदालियर कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, NPE और NCFTE, ठीक है। सो देखो, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन थ्रू डाइट की बात इन्होंने की है। ये लो, आंसर तो टेक्निकली यहीं से आ गया। बाकी चीजें देखें, स्कूल इंटर्नशिप आएगा, ये स्कूल इंटर्नशिप मॉडल ऑफ 6 to 10 वीक्स इन अ 2-year प्रोग्राम एंड 15 to 20 वीक्स इन अ 4-year प्रोग्राम। ओके, मल्टी ट्रैक एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, सो ये मल्टी ट्रैक या मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात की थी इन्होंने। टीचर अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, तो ये बात किसने बोली थी, नेशनल एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन ने। ओके, तो 3, 4, 1 और 2 ही ऑप्शन बचा, तो आंसर नंबर 4 आ जाएगा आपका। ओके ओके, लिस्ट दे रखी है जी, कौन सा कमीशन और कमेटी कब आई। मैं ऑलरेडी क्रोनोलॉजी आपको करवा चुकी हूँ। इजीएस्ट क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए ये। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग 1999 है ये। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट 2009 में भी है और 1993 में भी है। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2012 में है और नेशनल नॉलेज कमीशन 2007।
मैंने आपको बताया भी था नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 से 2008 के लिए बनाया गया था, तो 2007 जो है उसके लिए सेफ ऑप्शन है। ओके, सो ये क्या आ गया आंसर 2 और 4, ये रहा 2 4 3 और 1, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। For the implementation of Program of Action 1992, how many task force were constituted on different subjects? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से आप इस एक क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो, अपने नोट्स में याद कर सकते हो। 22, ठीक है, 22 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे 22 टास्क फोर्स जो है वो बिठाई गई थी। Which commission observed that one of the most useful method of enriching rural life is to locate educational institutions in rural areas? तो रूरल एरियाज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो होने चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। तो आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा जी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये बात बोली। ओके। Arrange the following commissions according to their year of establishment in ascending order. तो जस्टिस वर्मा कमीशन 2012, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, कमीशन ऑन टीचर्स, तो देखो ये टेक्निकली हम 83 भी लगा के चल सकते हैं और 1999 हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई, तो ये 2020 भी हो सकती है टेक्निकली। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964। तो देखो हम इसके लिए श्योर है और इन दोनों के लिए श्योर हैं, यानी ई पहले आएगा, ई के बाद कहीं बी और उसके बाद कहीं ए, ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। ई बी ए, देखो ई बी ए क्या है, यानी वर्मा कमीशन अगर 2012 लास्ट में है तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर ये पॉलिसी 86 वाली पॉलिसी है। ओके, सो ई बी ए और किसी में है, इसमें नहीं है। ई ए भी है, नहीं, ये भी नहीं है, तो यहीं से ही सोल्व हो गया। अब ये देख लो, ये ई बी ए फिट बैठ रह गया नहीं। ई मतलब आप 1964 की बात कर रहे हो। सी, अब आप चाहे सी के हिसाब से आप बात कर रहे हो 1983 की। देन डी में आप बात कर रहे हो पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, बी में आप बात कर रहे हो 2007 और आपका ए जो है वो 2012। तो देखो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 1999 लिखा हुआ है, लेकिन ये कमीशन की रिपोर्ट जो है मुझे 1999 की रिपोर्ट कहीं नहीं मिली है। 1983 से 85 वाले कमीशन, चट्टोपाध्याय कमीशन की ही रिपोर्ट देखने को मिलती है। सो आप उस हिसाब से स्मार्टली ऑप्शंस जो है वो क्या करोगे, चेक करोगे। Arrange the following steps of budget formulation and its role in the implementation of educational programs, आएगा वही ये in correct sequence. So finance department issues guidelines for budget preparation. Heads of department instruct subordinate offices and units to prepare the budget. ठीक है। Then budget serves as an interim instrument for implementing educational policies, or legislative appraises the performance of departments before voting on expenditure. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट गाइडलाइंस इशू करेगा बजट प्रिपेयर करने के लिए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो बजट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, वो यूनिट्स बनाएंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे यूनिट्स को कि वो बजट प्रिपेयर करें। बजट को एक इंटरिम इंस्ट्रूमेंट माना जाता है और लेजिस्लेटिव जो है वो अप्रेज करेगा परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट बिफोर वोटिंग ऑन एक्सपेंडिचर। तो ये ए बी सी डी सेकेंड ऑप्शन आपका सही रहेगा जी। ठीक है, सीक्वेंस यही है इसकी। 11th क्वेश्चन, सिग्नलिंग थियरी, ह्यूमन कैपिटल थियरी, बिहेवियरिज्म थियरी ऑफ रैशनल चॉइस। ठीक है, इंडिविजुअल टेक एक्शन दैट विल लाइकली इंक्रीज देयर फ्यूचर अर्निंग्स। तो इंडिविजुअल ऐसे एक्शंस ले रहा है यानी अपने ऊपर काम कर रहा है। सो ह्यूमन कैपिटल थियरी साउंड कर रही है। इंडिविजुअल चूज अ course of action that is most in line with their personal preferences. Information asymmetry, study of politics should begin with society. So signaling theory जो है वो information asymmetry show करती हैं, क्योंकि जो employers हैं वो बिना qualities को जाने सिर्फ डिग्री को ही सिग्नल मान रहे हैं, तो वो information asymmetry है। ओके, सो 3-1 बिहेवियरिज्म जो है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स शुड बिगिन विद सोसाइटी। सो बिहेवियर आप सोसाइटी से ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो पॉलिटिक्स की स्टडी सोसाइटी से शुरू होनी चाहिए, और ये आपकी फिर रैशनल चॉइस हो जाएगी, डी का सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा।
which does not come under demand factors for finance in education. So educational finance के लिए economic factors, political factors, demographic factors, सारी चीजें आएंगी काम में, बट रिलीजियस फैक्टर्स डायरेक्टली डिमांड फैक्टर्स के अंडर नहीं आएंगे. इंडिविजुअल की चॉइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली रिलीजियस फैक्टर्स जो हैं वो नहीं आएंगे इसके अंदर. Which of the following are salient features of zero-based budgeting? Adaptability is necessary. It considers an incremental approach. नहीं, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ये incremental approach को फोकस नहीं करते, ये स्क्रैच से शुरू करने की बात करते हैं. So B तो for sure नहीं आएगा, B नहीं आएगा, तो बचा क्या? A, D और C, E. Decision making units need not to be identified. It considers choice and withdrawal. Management hierarchy is not a component. So zero based budgeting में आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा जी. Adaptability is necessary, ये चीज ठीक है. और ये चॉइस और विड्रॉल जो है, यानी ये एम्फेसाइज करेंगे हर एक एक्सपेंस के ऊपर और डिसीजन के ऊपर रिव्यू करने पे फोकस करेंगे, उस चीज को अच्छे से समझेंगे. ठीक है, अगर वो नेसेसरी है तो आप जो है चॉइस करोगे उसकी, अदरवाइज आप विड्रॉ करोगे. सो इससे अननेसेसरी कॉस्ट जो है वो बच जाएगी. अडेप्टेबिलिटी जरूरी है. सो एक फ्रेश इवेल्युएशन की ये बात करते हैं सभी एक्सपेंसेस का, वो भी जीरो से, स्क्रैच से शुरू करके. ओके, सो यहां से हमें ये समझ आ गया कि ए और डी जो ऑप्शंस हैं इनको हम अपने जीरो बजटिंग वाले ऑप्शंस में, मतलब अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं ये वर्ड को. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ NKC with respect to school education? Central legislation for right to education, more rigidity in dispersal of funds, decentralization and greater local autonomy, expansion of functional literacy. So देखो, expansion, decentralization, सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है वो हो फॉर राइट टू एजुकेशन. रिजिडिटी थोड़ा सा वर्ड जो है वो ऐसा है कि वो रिजिड नहीं होना चाहेंगे. अगर आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हो तो रिजिडिटी नहीं देखने को मिलेगी. ऑप्शन 2 आ गया आपका. ओके, Arrange the focus points as given in document of NCF 2005 in correct sequence. तो आपको याद हो हमने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी. ओके, सो अवेलेबिलिटी ऑफ में, अच्छा वो वैसे ना भी हो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं दे रखे हैं यहाँ, इन्होंने सीक्वेंस में पूछा है, तो एक बार पढ़ के देखते हैं कि क्या सीक्वेंस हो सकती है. अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटीरियल फैसिलिटी फॉर बेटर लर्निंग एनवायरमेंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल करिकुलम जो एम्फेसाइज करेगा पेडागोगिक पोटेंशियल ऑफ वर्क, integration of environment concerns into teaching disciplines, emphasis on promoting peace oriented values in all subjects. तो आप किस पे फोकस करोगे? तो देखो पहले ऑप्शन में 2 जगह बी है, यानी आप स्कूल करिकुलम के और रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस अगर करते हो, देन आप एम्फसाइज करते हो ये इस पे पीस प्रमोशन पे. ठीक है, पीस को प्रमोट करने के बाद आप इंटीग्रेशन पे फोकस करोगे या मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पे. सो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम लास्ट में कंसीडर करेंगे, उससे पहले हम बाकी चीजें कंसीडर करेंगे. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है थर्ड. ओके, तो स्कूल करिकुलम फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस, उसको रिकंस्ट्रक्ट कीजिए चीजों को, फिर मतलब इट्स लाइक सीक्वेंस में हो गई ये चीजें. सो एजुकेशन जो है वो वैल्यूज को प्रमोट करे. लास्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि भाई इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए. Which statements define educational finance at micro and macro levels? Macrofinance is framed for the needs used of an individual. नहीं, ये तो माइक्रो हो गया ना, तो ए तो फॉर श्योर नहीं आएगा. अगर ये नहीं आएगा तो बी, डी और बी, सी, डी ही बचा हमारे पास, यानी बी और डी तो ठीक है ही कि मैक्रो फाइनेंस जो है वो पॉलिसी ड्राफ्टिंग, सब्सिडीज, मल्टी ईयर एक्सपेंशन प्लान पे फोकस कर रहा है, और मैक्रो फाइनेंस जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा पूरी इकोनॉमी को और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन को. देन है मेन एम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज टू हेल्प इकोनॉमी ग्रो एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, माइक्रो का भी काम तो यही है, छोटी छोटी कंपनी, स्मॉल बिजनेसेस की जब हम बात करते हैं, और माइक्रो फाइनेंस एक एंडलेस एक्टिविटी है, ये बात भी ठीक है. तो बात तो दोनों ही ठीक है जी, यानी बी, सी, डी आ जाएगा, क्योंकि बी, सी, डी, ई हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हम बी, सी, डी के साथ जाएंगे. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिवर्स में लगाना है. राधा कृष्णन कमीशन 1948-49, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, 2012, 1964 से 66, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स ये 1983 लगा के चलो आप.
ओके तो सबसे इन्होंने रिवर्स में बोला है तो 2012 वाला पहले आएगा यानी सी। ये लो आंसर यहीं से आ गया, सी देन डी देन ए के बाद आपका बी कोठारी कमीशन और फिर आपका राधा कृष्ण कमीशन। ठीक है, आंसर आपका फोर्थ आ गया। मैच द फॉलोइंग, मार्केट इकोनॉमी, सर्विस ऑफ अ टीचर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और पॉजिटिव इकोनॉमी। तो देखो सर्विस ऑफ अ टीचर तो स्किल पे जाएगा, ठीक है, ये तो फॉर श्योर है स्किल। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस में से क्या मैच समझ आ रहा है वो देखो। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमी एक फंक्शनिंग है मैकेनिज्म की, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और मार्केट जो है वो प्राइवेट कंट्रोल करेगा। सो 4 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया जी। National Commission on Teachers provided criteria for selection of trainees for becoming teachers. This commission was headed by, तो देखो दो जगह चट्टोपाध्याय दे दिया, आंसर आपका डीपी चट्टोपाध्याय है, देवी प्रसाद। ओके, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बॉम्बे मद्रास 1857 में ओपन हुई है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था व्हेन दीज वर फाउंड? सो देखो कौन था, बेंटिक तो नहीं था, ये तो काले मिनट के दौरान था 1935 में। ठीक है, डलहौजी जो है वो 1854 के अराउंड तक तो डलहौजी थे वुड्स डिस्पैच तक, लेकिन बाद में नहीं थे ये। तो जब 1857 की बात आती है तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा जी, लॉर्ड कैनिंग थे, तो उसी टाइम पे ही चेंज हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरेंज क्रोनोलॉजिकली प्रोग्राम्स और स्कीम्स फॉर एजुकेशन। सो सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी 1994 या 24 आई थिंक। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 है, समग्र शिक्षा अभियान 2018 है। तो हमसे सीक्वेंस में पूछा है तो देखो ये तो अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके बाद ही आना है ये। सो बी के बाद आपका ए के बाद आपका डी, सॉरी सी डी और ई, बी ए सी डी ई है क्या? बी ए, रुको सॉरी मैंने गड़बड़ किया, बी सी आएगा भाई, बी के बाद सी है, बी सी ए डी ई, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसी ensuring policy programs are completed on schedule and within budget। सो पॉलिसी को मॉनिटर करते टाइम आप ये देख रहे हो कि आपने जो शेड्यूल बनाया था पॉलिसी प्रोग्राम्स का वो कंप्लीट रहे, बजट के अंदर रहे। इन प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मॉनिटरिंग आप स्टेप्स को अरेंज कीजिए। ठीक है, सो एस्टेब्लिश एक्सपेक्टेशंस अगेंस्ट विच द इम्प्लीमेंटर और पॉलिसी मेकर मॉनिटर्स द पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस। सो वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एस्टेब्लिश कीजिए इम्प्लीमेंटर या पॉलिसी मेकर जो मॉनिटर हैं उनके अगेंस्ट इन द सेंस कि ये लोग इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी ये एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है। ओके, देन है एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्लान्ड पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस, यानी कि डेविएशन हो चुका है। ओके, सो डेविएशन हो चुका है तो पहले कोई और स्टेटमेंट आएगी, ये तो हम डेविएशन का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑन ऑल पैरामीटर्स, तो सारे पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व करना। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन, तो जब डेविएशन हो गया है फिर उसका करेक्टिव एक्शन लेना, यानी कि कारण पता करना और करेक्टिव एक्शन लेना। सो बी और डी तो इस सीक्वेंस में आएंगे, राइट। अगर डी से पहले कहीं बी है तो वो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो, बी से पहले डी है तो जैसे देखो ये बी और डी आ गया तो ये गलत हो गई, यहाँ पे भी डी बी ये भी गलत हो गई और ये भी गलत हो गई। अरे वाह, एक ही ऑप्शन बचता है, अब इस ऑप्शन को टैली कर लो। पहले तो एक्सपेक्टेशन सेट करने को कह रहे हैं, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्स एप्लीकेशन चेक करने को बोल रहे हैं, फिर परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करने को बोल रहे हैं इंडिकेटर्स पे। देन आप जो है डेविएशन का कारण ढूंढो अगर डेविएशन है तो, और फिर करेक्टिव मेजर्स लो। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया जी। सो आपको एक चीज ढूंढने की कोशिश करनी है जो आप श्योर हो जिसके बारे में लॉजिकली। According to human capital theory, the main benefit of investing in education is, so human capital theory क्या बोलती है, wages बढ़ जाएंगे, individual growth होगी, world ranking of country, empowerment of people और productivity। तो ये बोलते हैं human capital theory productivity और wages तो for sure बढ़ने की बात करती है कि आपकी education की वजह से productivity बढ़ेगी और उसकी वजह से wages बढ़ेंगे। So A और E तो for sure आएगा।
तो आएगा, तो बस यही है। इंडिविजुअल ग्रोथ भी हो सकता था अगर ऑप्शन में कहीं होता तो, लेकिन ए और ई की बात तो हम हमेशा ही करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सार्जेंट प्लान, रॉयल रीस्क्रिप्ट ऑफ एजुकेशन, ये इससे भी पहले है, मैंने आपको बताया था पहली ही स्लाइड में, ट्रेवनकोर की महारानी ने किया था ये। हार्टोग कमेटी, हंटर कमीशन हंटर कमीशन 82, और स्टैनले डिस्पैच 1859 बात की थी हमने इसकी, राइट। सो उससे पहले आपकी रॉयल स्क्रिप्ट हो गई, देन स्टैनले डिस्पैच हो गया, फिर हंटर कमीशन हो गया, फिर हार्टोग कमेटी हो गई, और फिर सार्जेंट प्लान हो गया। BEDCA सारी सीक्वेंस मैंने करवा रखी है, मेक श्योर आप उसको ध्यान में रखें। सो ये दोनों ही डिस्पैच 1859 का और 1817 की रेजेंट रानी गौरी पार्वती बाई के जो ट्रेवनकोर की रानी थी, उन्होंने शुरू किया था फर्स्ट फॉर्मल रिकग्निशन। Who was the chairperson of National Commission on Teachers? Obviously DP चट्टोपाध्याय, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। Which of the following statements are true for signaling theory of economics of education? तो माइकल स्पेंस ने दी है, हाँ, इज़ वन ऑफ द थियोरिस्ट। ए तो फॉर श्योर ठीक है, अगर ए ठीक है सो ये ऑप्शंस गलत हो गए। ABD, अब देख लो सी सही है या नहीं। एजुकेशन हेल्प्स टू एनहेंस द इनेट लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, सो ये प्रोडक्टिविटी की तो बात ही नहीं करते, तो सिग्नलिंग की बात करते हैं, ठीक है। सो ये क्या बोल रहे हैं, देखो, इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इनेट प्रोडक्टिविटी, सबकी अलग अलग प्रोडक्टिविटी होती है। एजुकेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लीड टू मोर प्रोडक्टिविटी। देखो टेक्निकली तो प्रोडक्टिविटी की बात की नहीं है सिग्नलिंग थियरी ने, वो तो सीधा डिग्री को एक सिग्नल मानते हैं, ओके। बट ABD जो है वो ऑप्शन हमारा सही जाएगा। सिग्नलिंग मॉडल माइकल स्पेंस, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल से हम इसको ऐसे ही अलग करते हैं कि इंडिविजुअल वर्कर की इनेट प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो हैं वो उनकी ईयर ऑफ स्कूलिंग से हम जानना चाह रहे हैं कि ईयर ऑफ स्कूलिंग ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। सो वो हम ये नहीं कह रहे कि उसने ज़्यादा सीखा है, हम ये कह रहे हैं कि वो सिग्नल है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने का, ओके। सो एजुकेशन एनहेंस नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक सिग्नल है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं आएगा, ABD आएगा। Dave committee report is especially focused on minimum level of learning at secondary level, at primary level, art and craft education और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो आंसर आपका सेकंड रहेगा जी, प्राइमरी लेवल के लिए ये डेव्स कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ओके। सो 1995 में आई थी, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। इवन एज द प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम जो 1988 में आया था वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था, बट कमेटी बनाई गई है एक नेशनल लेवल पे RH डेव को चेयरपर्सन लेते हुए कि वो डिटरमाइन करें मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। सो ये चीज़ आपको पता हो कि अच्छा ये किस लिए बनाई गई थी, तो प्राइमरी लेवल पे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को जो है जांचने के लिए बनाई गई थी डेव्स कमेटी 1995, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सो फंक्शंस ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज शुड बी डिफरेंट, स्कूल शुड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ये बात तो मुदालियर ने बोली थी, मुदालियर कमीशन ने। एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, वैसे तो सब लोग ही बोलते हैं ये। लर्नर मस्ट नॉट बी अ बर्डन, लर्निंग मस्ट नॉट बी अ बर्डन ऑन द लर्नर, ये यशपाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन। सो थर्ड, फोर्थ, क्रूशियल डेवलपमेंट, ये बात हो गई कोठारी कमीशन की, और ये आपका इसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो यूनिवर्सिटी और स्कूल के फंक्शंस की बात करता है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। Which of these accurately reflect the limitations of cost benefit analysis in education? Difficulty in quantifying non-monetary benefits, हमसे लिमिटेशंस ही पूछी हैं, हाँ। कोस्ट बेनिफिट में हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को नहीं क्वांटिफाई कर पाते। शॉर्ट टर्म फोकस ऑन कोस्ट, ओवर एम्फेसिस ऑन क्वांटिटी, ओवर एम्फेसिस है फॉर श्योर। इंक्लूजन इन इनटेंजिबल कोस्ट, लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम्स। तो देखो फॉर श्योर फर्स्ट और सी तो है, सो ए और सी, ये देखो ए और सी, मैं बाकियों पे श्योर नहीं हूँ लेकिन ए और सी पे श्योर हूँ, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली आ गया ACE, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। यानी लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम्स, दैट मीन्स इंक्लूजन इन इनटेंजिबल कोस्ट, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। शॉर्ट टर्म फोकस ऑन कोस्ट, ये भी इसकी लिमिटेशन नहीं है।
अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, हंटर कमीशन, एजुकेशन डिस्पैच, ग्रांट्स प्लान सबसे पहली स्लाइड में करवाया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और एलोकेशन। तो एलोकेशन 1813 के चार्टर एक्ट में हुई थी, ये 1857 में बनी है। एजुकेशन डिस्पैच 54 में आया है, ये 82 में आया है, और ग्रांट्स प्लान इन सबसे पहले आया है। तो सी के बाद आपका ई, देन बी, फिर आपका डी और फिर आपका ए, ये लो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। देन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 क्वालिटी इंडिकेटर्स यूज्ड इन एजुकेशन गिवन बाय ओगावा एंड कॉलम। तो देखो इंडिकेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में लगाने और ये ओगावा और कॉलम के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए याद करने वाला है कि ये क्वेश्चन कैसे ये लगाते हैं सीक्वेंस में। सो ये पहले डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं, फिर इवैल्यूएशन को बोलते हैं जी, इवैल्यूएशन के बाद ये मॉनिटर करना चाह रहे हैं, देन ये वैल्यू जजमेंट करेंगे और लास्ट में ये पॉलिसी रेलेवेंस चेक करेंगे। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। According to which commission, a majority of standalone teacher education institutions over 10,000 in numbers are not even attempting serious teacher education but are essentially selling degrees for a price। देखते ही समझ आना चाहिए कि वर्मा कमीशन था और इन्होंने ही बोला था कि 10,000 से ज़्यादा हैं स्टैंड अलोन कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस और वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं अच्छी सीरियस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करने की। This theory affirms that education is a sequence of selection between binary options of available long-term utility and short-term risk of failure। So ये कौन सी, ये सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन की जो बात हो रही है, ये रैशनल थियरी, देन आपका सिस्टम एनालिसिस, सिग्नलिंग और ह्यूमन कैपिटल। तो सिग्नल और ह्यूमन कैपिटल तो फॉर श्योर नहीं है, सिस्टम को एनालाइज करना या रैशनल चॉइसेस के साथ आगे बढ़ना। तो सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन की बात हो रही है, रैशनल चॉइस आ गई, ओके। देन है जी सेलर और अलेक्जेंडर प्रेजेंटेड अप्रोच टू करिकुलम विद डिस्टिंक्शन। ओके, ये टेक्निकली करिकुलम में जाना चाहिए था बट ठीक है। 4 स्टेजेस विद फीडबैक लुक, आइडेंटिफाई दीज स्टेप्स, यानी 5 में से 4 स्टेप हमें बताने हैं सेलर और अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग। 4 स्टेजेस विद फीडबैक लुक, ओके। पॉलिसी मेकिंग, गोल सेटिंग, करिकुलम डिज़ाइन, उसको इम्प्लीमेंट करना और करिकुलम को इवेल्युएट करना। सो करिकुलम अप्रोच की बात हो रही है जी। सो करिकुलम अप्रोच में देखो ये CDE तो आने चाहिए ना, CDE अगर आएंगे तो ये 2 ऑप्शन कट आउट हो गए, ठीक है। अब ACD है या BCDE है, सो गोल को सेट करना या पॉलिसी मेकिंग करना, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा जी, BCDE, ठीक है, BCDE। पॉलिसी मेकिंग ओवरऑल एक प्रोसेस होता है, हमसे सिर्फ करिकुलम के अप्रोच की बात की है, ऑल्दो ये करिकुलम वाली जो 5th यूनिट है उसके अंदर आना चाहिए था बट ये यहाँ डल गया, इट्स ओके, ओके। सो BCDE के साथ आप जाएंगे। Which of the following is the correct sequence of various steps of problem solving approach? So problem को solve करने का approach, ओके ये भी आई थिंक 7th यूनिट में जाना चाहिए था बट सीक्वेंस पूछी है, लॉजिकली हमें चलना है। एक मॉडल डेवलप करो, आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करो, मॉडल को इंटरप्रेट करो, सॉल्यूशन और इम्प्लीमेंट करो। देखो अगर इम्प्लीमेंटेशन तो सबसे लास्ट स्टेप रहेगा, वो तो इन्होंने खुद ही बता दिया। देखो सबसे पहला क्या रहेगा, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उसके हिसाब से ही तो मॉडल डेवलप करोगे, राइट। सो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को, यानी एक ऑप्शन कट आउट हो गया हमारा, ठीक है। फिर A, D या C क्या आएगा, डेवलप करो, मॉडल को सोल्व करो या फिर इंटरप्रेट करो सॉल्यूशन। पहले तो आप मॉडल डेवलप करोगे ना, सोल्व करो, इंटरप्रेट द सॉल्यूशन, सोल्व द मॉडल। क्या आंसर रहेगा इसका, ये क्या बोलते हैं अपना, A के B के बाद A आना चाहिए, B के बाद A आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा आंसर, ठीक है। यानी पहले आप आइडेंटिफाई करो, फिर आप डेवलप करो, फिर सोल्व करो, सॉल्यूशन इंटरप्रेट करो और लास्ट में जाके इम्प्लीमेंट करो। चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव किसका टाइटल है, बताया था 1986 की पॉलिसी का टाइटल है, आंसर ए हो गया। Which of the following is a fundamental principle for national education policy? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूजिंग असिस्टिव एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज, फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। सो देखो बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी हैं, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल है इंक्लूजन का कि फुल इक्विटी और इंक्लूजन होना चाहिए, सबको इंक्लूड करना है।
Lord Ripon appointed this commission with some Indian members, and it was asked to inquire particularly into the manner in which the principles of Wood's Dispatch of 1854 were implemented. So इसके बाद तो एक ही हुआ था ना, इसके बाद तो हंटर कमीशन आया था जिसमें इसके रिव्यू की बात की गई थी, तो हंटर कमीशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिस्ट दे रखे हैं जी आपको। एजुकेशन इज फंक्शनिंग नेसेसिटी, एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन लेवल इज अ सिग्नल ऑफ वर्कर्स एबिलिटी। देखो सिग्नलिंग थियरी की बात हो रही है, माइकल स्पेंस ने बोली होगी बात। ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है, गैरी बेकर आ जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड ये लो, यहीं से ही आ गया आंसर। एजुकेशन डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक प्राइवेट इकोनॉमिक डिसीजंस, तो ये केन्स आ जाएगा और ये आपका अमृत्या सेन आ जाएगा, तो आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है। Varda Education Committee of Central Advisory Board of Education that recommended increasing expenditure on education. So वारदा एजुकेशन कमेटी की तो बात हुई है। So वारदा एजुकेशन कमेटी तो जाकिर हुसैन ने लीड की थी, वो चेयरपर्सन थे। ओके, आइडिया महात्मा गांधी का था, बट चेयरपर्सन इस कमेटी के जाकिर हुसैन थे। Each school should be attended by all children in the neighborhood, irrespective of caste, creed, community, religion, economic condition or social status, so that there is no segregation schools. So ये recommendation किसकी है? Neighborhood schools की बात हो रही है। Common school system, then आपका ये आपका neighborhood schools, 3 language formula कोठारी कमीशन ने दिए हैं। Okay? Which policy suggested to confer autonomous status to NCT and set up state board of teacher education? So किसने जो है NCT को एक autonomous status देने को suggestion दिया? So ये आपका है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। तो देखो टीचर्स वाले ने नहीं बोली थी ये बात, लेकिन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है उसका ऑटोनमस स्टेटस होना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं रिलेटेड तो 1986 की पॉलिसी से है। अब अगर प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने दिया है तो 1992 आना चाहिए था, आंसर फर्स्ट रहेगा जी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में था, लेकिन वो किसके लिए था? वो किसके प्रोग्राम ओन था ना, एनपीई 1986 की पॉलिसी के ऊपर ही तो था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। सो ये कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट, फर्स्ट वाला आएगा। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने जो है ऑटोनोमस स्टेटस सजेस्ट किया था। इंपॉर्टेंट अप्रोचेज ऑफ कोस्ट एनालिसिस, तो कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, कोस्ट फिजिबिलिटी होता है, यूटिलिटी होता है, ये हमने पढ़े हैं। कोस्ट एम्पायर और कोस्ट काउंटिंग जैसा कुछ पढ़ा तो नहीं है। एबीसी है क्या ऑप्शन में? एबीसी, एबीसी के साथ जाओ। ठीक है। The foundational principles of cost benefit analysis, तो cost benefit analysis के दौरान आप क्या क्या करोगे? Explicit valuation, intrinsic value of freedom, consequential evaluation और आपका प्राइसिंग द इंटेंजिबल और एडिटिव अकाउंटिंग। तो देखो फॉर श्योर एक्सप्लिसिट वैल्यूएशन तो आएगा, यानी ए तो आएगा ही आएगा। ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फ्रीडम इसको हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ कॉस्ट और बेनिफिट मॉनिटरी एस्पेक्ट में इवेल्युएट करते हैं। सो बी फॉर श्योर नहीं आएगा। अगर बी नहीं आएगा तो और ए आएगा तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, यानी आप कॉन्सिक्वेंशियल इवेल्युएशन देखोगे, आप एडिटिव अकाउंटिंग भी देखोगे, लेकिन इनटेंजिबल की प्राइसिंग का इसमें कोई चक्कर नहीं होता है, आप टेंजिबल की प्राइसिंग की बात करते हो। ठीक है। तो आंसर आपका ACE आ जाएगा जी। What is not related to education? Direct benefit, indirect benefit, investment in people, human resource development और public funding. So देखो इनमें से एक या दो ही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। सो नॉट रिलेटेड पूछा है आपसे। देखो इन्वेस्टमेंट इन पीपल ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड है, तो सी तो नहीं आएगा। ठीक है। देन है बचा आपका बी और ई। बी और ए बी ई देखो डायरेक्ट बेनिफिट हम एजुकेशन में नहीं चेक करते हैं, तो ए आएगा, यही बचता है। ए इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, फर्स्ट ओनली। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग टेक्निक्स आर ओके, क्रिटिकल पाथ मेथड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, मैनेजरियल क्वालिटी और प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सो ये PERT ये आगे आएगा एक और यूनिट में। ठीक है। CPM भी आगे आएगा। तो प्लानिंग टेक्निक्स के टाइप्स आपसे पूछे हैं। प्लानिंग टेक्निक्स के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमें ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे रखे हैं। ये प्लानिंग में नहीं आता, ये रिव्यू में आता है जी। फॉर श्योर ई तो नहीं आएगा, बचा आपका ABCD। ओके, तो ये चारों के चारों जो है वो प्लानिंग में आएंगे, ये रिव्यू में आता है।
अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, ये 2000 में आई थी। रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन जिसको हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं, आचार्य रामामूर्ति कमेटी की रिपोर्ट, ये 1990 में बिठाई थी, उसी दौरान इसकी रिपोर्ट भी आई। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, देन आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48-49। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी हो गई जी? ए सबसे पहले हो गया, ए के बाद आपका बी हो गया, ये लो ए बी, देन डी, देन आपका सी और देन आपका ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को किस नाम से भी जानते हैं? राधा कृष्णन कमीशन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेंशन द करेक्ट आएगा भाई, ये करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। सो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है अगेन। तो सीक्वेंसेस जो मैंने आपको बताई हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक, फर्स्ट पार्ट में चार पार्ट थे एक यूनिट में, तो फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बताया है दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट, वो सीक्वेंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डी, देन ए, डी के बाद ये देखो डी ए, फिर ई कोठारी कमीशन, फिर आपका नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स और फिर सी आचार्य रामामूर्ति। तो देखो ना, उस हिसाब से अगर सिलेबस के हिसाब से जाए तो ये 1999 दे रखा था ना, तो ये आपकी आचार्य रामामूर्ति के बाद आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो आप 83 वाला भी ध्यान में रख के चलो कि हमने जो कमीशन पढ़ा है डीपी चट्टोपाध्याय वाला वो 83 का है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन ऑन एजुकेशन। सो कौन कौन से पोस्ट इंडिपेंडेंस है? नई तालीम पहले का है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी पहले का है, हंटर कमीशन भी पहले का है, तो बचा क्या? ए और ई। सो ए और ई यानी सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम आएगा भाई ये। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज एम्फेसाइज्ड दैट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स नीड टू बी एनहेंस्ड इन टीचर एजुकेशन करिकुलम बिकॉज। सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एनहेंस की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रिकग्नाइज नहीं करते सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज फॉर टीचर्स को, या टीचर पुअर कम्युनिकेटर होते हैं। 3 लैंग्वेज पॉलिसी अच्छे से काम करेगी, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है इसलिए वो ठीक से नहीं बोली जाती, तो ये भी कोई रीज़न नहीं है। पुअर कम्युनिकेटर का भी कोई रीज़न नहीं है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात मेनली 64-66 में कोठारी कमीशन ने की है। एनसीएफ 2005 एम्फेसाइज कर रहा है कि भाई टीचर्स जो टीचर एजुकेशन है उसमें आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को एनहेंस किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक नहीं जो है रिकग्नाइज किया गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। Which of the functions have been suggested for diet in program of action 1986? तो प्री सर्विस, इन सर्विस, टीचर एजुकेशन फॉर फॉर्मल स्कूल सिस्टम, हाँ। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो हेड की भी बात हुई है। देन है ओरिएंटेशन ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, फंक्शनरीज ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो स्कूल लेवल एजुकेशन को, तो स्कूल लेवल एजुकेशन की भी ओरिएंटेशन की बात हुई है। मतलब इट्स लाइक स्कूल लेवल पे जो जो काम कर रहे हैं अलग स्टेक होल्डर्स, उन सब की ओरिएंटेशन की बात हो रही है। इन सर्विस एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और एक्शन रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन तो इनका काम रहेगा ही, ठीक है, बट ये सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की स्पेसिफिकली बात नहीं हुई है। मेनली डाइट का मेन फंक्शन था, प्राइमरी फंक्शन था आपका प्राइमरी स्कूल के ऊपर या प्राइमरी एजुकेशन उनके उन टीचर्स पर फोकस करना। सेकेंडरी के लिए हमारे पास ऑलरेडी CTE और IASEs जो है उनको हमने असाइन किया था सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए। तो आंसर आपका ABCE आ जाएगा। डी क्यों ठीक नहीं है वो मैंने यहाँ बता दिया है। Which of the following is not the feature of planning? So planning is always made for achieving long term goals, नहीं short term के लिए भी होता है for sure। ये तो गलत हो गया, तो ये तो ऑप्शन में आएगा ही आएगा। अगर ए ऑप्शन में आएगा तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट आउट हो गई। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचरिस्टिक, हाँ ये बात सही है दोनों, तो ये ऑप्शन में नहीं आने चाहिए क्योंकि हमसे गलत ऑप्शन पूछे हैं, तो सी और डी नहीं आएगा, यानी बी और सेकंड और थर्ड ऑप्शन कट आउट हो गया। ठीक है, प्लानिंग डजंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, लेकिन जब हम प्लान करते हैं पूरी पॉलिसी या पूरी चीज को तो उसमें हम डिसाइड भी तो करते हैं क्या करना है। ठीक है, तो ये गलत हो गया जी। प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये रॉन्ग हो गया। इट डज इन्वॉल्व, तो ए और ई आपका गलत हो गया। ठीक है,
National Innovation Policy was proposed in 11th 5-year plan of Government of India on recommendations of. So देखो 11th 5-year plan अगर आपको ये भी ध्यान हो किस टाइम पे बनना था उसके हिसाब से भी चीज़ें हो सकती हैं. अदरवाइज ये नेशनल नॉलेज कमीशन ने नेशनल इनोवेटिव पॉलिसी की बात की है जो मैंने आपको करवाया था ऊपर. Okay, which of the following emphasis on the teachers to undertake or promote research, experimentation, innovation in higher टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन. सो किसने इस पे फोकस किया है? सेकेंडरी एजुकेशन ने, कोठारी कमीशन ने, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. सो हमें टीचर्स की बात हो रही है मेनली. ये सारी बातें जो हैं वो हायर टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन की 86 की पॉलिसी में हुई हैं जी. ओके. नॉलेज कमीशन फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग की एरियाज. तो मैंने आपको बताया था की एरियाज क्या क्या है इनके. ये एनहेंसिंग एक्सेस टू नॉलेज, reinvigorating institutions where knowledge concepts are imparted, create a world-class environment for creation of knowledge using technology in social institutions, और promoting आएगा ये, promoting application of knowledge for sustained and inclusive. Okay. सो हमसे नेशनल नॉलेज कमीशन पूछा है, आंसर आपका ABCE हो जाएगा जी. ये टेक्नोलॉजी इन सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात इन्होंने नहीं बोली है. बाकी सारी बातें वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशंस को बेटर करना, एनहेंस करना, प्रमोट करना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इन सब की बात की है. ओके. Which of the statements are stipulated in NPE 1986 in the context of universal elementary education? Universal enrollment होना चाहिए. Primary stage to be of 3 years. Universal retention of children up to age 14 years. A substantial improvement in quality of education. और pupil teacher ratio increase. देखो हम हमेशा डिक्रीमेंट की बात करते हैं जब भी pupil teacher ratio की बात आती है. ठीक है. यूनिवर्सल एनरोलमेंट की बात करेंगे, इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, अप टू एज 14 की भी बात करेंगे. प्राइमरी स्टेज 3 साल की नहीं होती है. तो ACD आपका आंसर हो गया. ठीक है. Which commission national framework policy talked of teachers evaluation based on multiple task? तो किसने बात की है? मल्टीपल टास्क के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाना चाहिए. सो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल नॉलेज कमीशन, पॉलिसी ऑन एजुकेशन और कोठारी कमीशन. आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जी. As per NPE 1986, poor performance of teachers in higher education is to be addressed by holding the next increment. उनका next increment रोक लो, remedial steps लो, teachers को remove कर दो, या एक inquiry committee बिठाई जानी चाहिए. So teachers की performance को address करने के लिए हमें remedial steps लेने चाहिए कि हम उनको ठीक कर पाएं. Teachers को हटा देना, inquiry बिठाना, increment रोक देना कोई solution नहीं है. Solution है remedial steps लेना. Major role of District Institute of Education and Training is टीचर स्कूल कम्युनिटी लिंक को स्ट्रेंथ करना. देन है आपका डेवलपिंग स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क. डाइट नहीं मेजर रोल प्ले करते इसमें कि वो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएं. ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी स्कूल स्पेशल एजुकेशन टीचर्स. कंडक्टिंग पीरियोडिकल रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग. डेवलपिंग कॉन्टेक्चुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स. अगर बी नहीं आएगा तो एक ही ऑप्शन कट आउट हुआ हमारे पास, और ए आएगा फॉर श्योर. अगर ए आएगा तो ADE ही हमारे पास ऑप्शन बचता है. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग अ स्कूल फॉर स्लम ड्वेलर्स द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, बेनिफिट एनालिसिस, जीरो कोस्ट या बजट एनालिसिस. तो स्लम ड्वेलर या कहीं पे भी आप जब स्कूल ओपन कर रहे हो तो आपको कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की जरूरत है. ओके. गवर्नमेंट बेनिफिट का नहीं सोचेगी, वो इफेक्टिवनेस का सोचेगी, स्पेशली जब स्कूल्स की बात आ रही है. Which among the following is not a source of direct monetary cost for acquiring education? So direct monetary cost जो है वो सोर्स नहीं है. ट्यूशन फीस, बुक्स जो परचेज हुई हैं, ट्रांसपोर्ट कोस्ट या फिर फोरगोन अपॉर्चुनिटीज. सो नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट मॉनिटरी कोस्ट फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन. तो जो अपॉर्चुनिटीज जा चुकी हैं वो डायरेक्ट सोर्स में नहीं आएंगी, ये बाकी सारी आएंगी. विजन क्या है NKC का? वॉज टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
एक कॉमन स्कूल सिस्टम डेवलप करना, सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। आपको नजर आ रहा है, देखो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए नहीं बनाया गया था कॉमन स्कूल सिस्टम की बात, कोठारी कमीशन में हुई है। सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की ये बात करते हैं, तो ये इनका फोकस रहेगा, विजन रहेगा। For mastery goal orientation, which one of the following is considered as a standard used under avoidance focus? यानी वो चीज़ अवॉइड करनी है आपने जब आप मास्टरी गोल ओरिएंटेशन की बात कर रहे हो। सो परफेक्शनिस्ट डू नॉट मेक मिस्टेक, बिल्कुल ये तो गलत बात है, यही अवॉइड करना है हमें। सेल्फ इंप्रूवमेंट को आप अवॉइड नहीं करोगे, कंपटीशन विन करना है या स्लो करना है, ये अलग पर्सनल लेवल पे चीज़ें हो गई कि आप स्लो हैं, फास्ट हैं, वट एवर। बट परफेक्शनिस्ट डू नॉट मेक मिस्टेक, ये अवॉइडेंस फोकस में आएगा, यानी आप अवॉइड करोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यूज़ किया जाना चाहिए अवॉइडेंस में। As per the National Education Policy 2020, which of the following is correct about continuous professional development of school teachers? So 50 hours continuous professional development per year, every year 50 hours. ठीक है। As per the National Education Policy 2020, professional standard setting bodies will be the member of following. तो वो professional standard setting bodies PSSBs किसके members होंगे? तो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल के, या फिर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी, या जनरल, तो जनरल एजुकेशन काउंसिल के होंगे भाई ये मेंबर्स। ओके। In which of the following education policy act of India Indian sign language for teaching and monitoring is involved? तो अभी तो इन्वॉल्व करने की बात हुई है ये इंडियन साइन लैंग्वेज, तो NEP 2020। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट 2009 एडवोकेटेड फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, करिकुलम रिफॉर्म्स, फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस टू IIT और IIM, एस्टैब्लिशिंग नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। तो देखो करिकुलम रिफॉर्म्स तो आप बात करते ही हो हमेशा, तो सी तो आएगा। ओके इस ऑप्शन को हटा सकते हैं हम। प्रमोट करोगे आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये कोई भी कमेटी या रिपोर्ट या नहीं बोलेगी मेजरली, सो ये बी को नहीं बोलेंगे जी। अगर बी हट गया तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, सी, डी और ई, ठीक है। इस तरीके से स्मार्टली सोल्व करनी है आपने चीजें। कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया पार्ट टाइम एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज शुड बी डिस्करेज्ड, ठीक है। तो देखो डिस्करेज की तो बात नहीं करेंगे ये, चाहे कोई भी कोर्सेज चल रहे हो, ठीक है। साइंस एजुकेशन और रिसर्च शुड रिसीव हायर प्रायोरिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेज, सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी लार्जली वोकेशनलाइज्ड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, यूज ऑफ हिंदी शुड बी डिस्करेज। तो अगेन ये दोनों वर्ड्स जो हैं डिस्करेज, वो ये नहीं करेंगे। आपका आंसर क्या बच गया? BCD बच गया, ठीक है। जस्टिस वर्मा कमीशन, मुदालियर, यशपाल और कोठारी कमीशन, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ये तो अपनी कोठारी कमीशन ने बोला है। विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, सो ये किसकी रिपोर्ट थी? टीचर एजुकेशन की रिपोर्ट तो इन्होंने दी थी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन। रिवाइव करना हायर एजुकेशन सिस्टम को और लर्निंग विदाउट बर्डन, ये दोनों ही रिपोर्ट जो हैं वो अपनी यशपाल कमेटी की। तो देख लो जो फिट बैठ रहा हो, 2, 3 और 1 देख लो बस, 2, 3 और 1, तो ये इन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन वाली चीज यहाँ पे बोल दी। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। किसी ऑप्शन में वैसे इसीलिए क्लैश नहीं किया इन्होंने, यहाँ 4 भी आ सकता था। ओके The National Policy on Education recommended the launch of centrally sponsored scheme of teacher education. Which of the following institutes are outcome of these schemes? So IESEs, DIET, RIEs, CTEs और आपका TLCs. So DIETs तो for sure इन्होंने ही बोला था, ठीक है। centrally sponsored recommended the launch of centrally sponsored scheme of teacher education. So आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जी ACD। CTEs की बात की थी हमने ऊपर, IESEs की बात की थी और डाइट की बात की थी, ये तीनों ही जो है वो रिकमेंडेशंस थी। DPEP सर्व शिक्षा अभियान, तो DPEP प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, राष्ट्रीय माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और समग्र शिक्षा स्कूल एजुकेशन और टीचर्स। तो स्कूल वाले में सर्व शिक्षा और रमसा ऑटोमेटिकली आ गए। सो 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। Arrange the following into the sequence of policy formulation.
need assessment according to objectives, target setting based on trend projection, finalization of theme and target areas, determination of national objectives and preparation of publication. So क्या आंसर रहेगा? देखो, नीड असेसमेंट सबसे पहले होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स. सो अगर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग है तो पहले आप नेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करोगे. साउंड्स गुड ना? तो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किया, नीड असेस किया, उसके बाद थीम्स को फाइनलाइज किया, टारगेट एरियाज को फाइनलाइज किया, टारगेट सेटिंग ट्रेंड प्रोजेक्शन के हिसाब से की और फिर पब्लिकेशन के लिए प्रिपेयर किया. तो लॉजिकली तो आंसर थर्ड जा रहा है, थर्ड है. ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना. इन्होंने बोला देखो नीड असेसमेंट हम सबसे पहले करते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया नीड असेसमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स. दैट मीन्स इससे पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे. ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. तो वही बताना है कौन कब बना था. यूजीसी सबसे पहले बना था जी, तो सी आएगा सबसे पहले. ये लो, यहीं से आंसर आ गया. यूजीसी, देन एनसीईआरटी 61, देन आपका ई नीपा, देन आपका नेक और एनसीटीई. ठीक है, एनसीटीई बन पहले गया था लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको बाद में मिला है. आंसर आपका थर्ड हो जाएगा. Which of the following is a non-recurring institutional cost in India? Non-recurring तो फर्नीचर, लेबोरेटरी केमिकल्स, सैलरी और स्टाइपेंड. आंसर आपका फर्नीचर आ जाएगा क्योंकि बाकी सारी चीजें, फर्नीचर एक बार ही आ रहा है ना, बाकी सारी चीजें तो हर महीने या हर 6 महीने, हर 3 महीने में जा रही हैं. सैलरीज हर महीने जा रही हैं, स्टाइपेंड हर महीने जा रहे हैं, लेबोरेटरी केमिकल्स खत्म हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं. ओके अच्छा, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, ये दो चीजें हैं, इनका मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिसी. एनालिसिस करना है पॉलिसी डेवलपमेंट का, तो कौन सा टूल? पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी असेसमेंट टूल, पॉलिसी एनालिसिस टूल या पॉलिसी साइकिल. तो आंसर पॉलिसी साइकिल हो जाएगा. ठीक है, ओके ये आई थिंक आंसर से पहले ये चीज शो होगी. इट्स ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020 टू फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम. सो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स के लिए फ्रेम करने के लिए स्टैंडर्ड्स फ्रेम करेंगे ये. ठीक है, तो जो फोर्थ वर्टिकल है आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल, वही ये काम करेगा. आंसर आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल रहेगा. 4 वर्टिकल्स की हमने बात की है, जिसमें आपके ग्रांट कमीशन आ गया, आपका नेशनल एक्रेडिटेशन कमेटी आ गया, और आपका ये जनरल एजुकेशन कमीशन आ गया. तो ये 4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफटी 2009, ये मैंने करवाया है ऊपर. एनईपी 2020 जब हमने किया है तो हमने करी है ये चीज. अकॉर्डिंग टू एनसीएफटी 2009, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not recommended for teacher education? To critically examine school curriculum, syllabus or textbook, to help prospective teachers to engage with field experience for construction of knowledge, to teach learners only through theories, to understand psychosocial attributes, to help teachers in developing consciousness and finer human responsibilities through self reflection. सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये ओनली वर्ड आ गया ना, यहीं से हमसे नोट पूछा है और ओनली वर्ड आ गया, तो यही एक ऑप्शन है जो गलत हो गया. Okay, National Education Policy 2020 recommended which of the following functioning for the General Education Council. अभी तो ऊपर बोला कि academic standard setting करेंगे ये. ठीक है, फंडिंग के लिए हमारे पास ग्रांट कमीशन होगा, ये रेगुलेटरी कमेटी होगी, देन ये एक्रेडिटेशन के लिए एनएसी होगा. तो सारी चीजें फिक्स्ड हैं चारों वर्टिकल्स की. Which among the following is the correct sequence of career stages and professional standards for teachers? तो हमने ये ऊपर बात की थी. ठीक है, कि बिगनर टीचर सबसे पहले होगा, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, सीक्वेंस में हमने बताना है. आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा जी. प्रोफिशिएंट टीचर, एक्सपर्ट टीचर और लीड टीचर. According to Michael Spence, which among the following assumption of signaling theory is true? Individual differs in productivity. Productivity is fully person specific. Individuals do not know their productivity, but their employers do. Schooling levels can be observed without incurring a cost. Productivity of individual is affected by schooling. तो सिग्नलिंग थियरी की अजम्पशंस आपसे पूछी हैं. आंसर आपका ए, बी और डी हो जाएगा. सी और ई आपका गलत हो गया. इंडिविजुअल्स को अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं पता और एम्प्लॉयर्स को पता है. एम्प्लॉयर्स को भी नहीं पता उनकी प्रोडक्टिविटी. एम्प्लॉयर्स को सिर्फ ये पता है इसने डिग्री कर रखी है तो ये प्रोडक्टिव होगा.
तभी तो हमने वो एक इनसिमेट्री वाली बात की थी ना कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये चीज उनको भी नहीं पता है, वो भी एक तरीके से बैट ही ले रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके पास डिग्री है सामने वाले के पास। और प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय स्कूलिंग, नहीं है, स्कूलिंग के ईयर्स को एक सिग्नल कंसीडर किया जाता है कि अगर इतने साल की स्कूलिंग की है तो जितने ज्यादा साल की है या जितनी बड़ी डिग्री की है तो वो एक सिग्नल माना जाएगा। ओके, तो वो बाकी सारी चीजें सही हैं, ए बी और डी। फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या प्रपोज कर रही है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, ओके। 20 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, सीपीडी नहीं, 50 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है। सेकेंड ऑप्शन गलत, बी गलत। अगर बी गलत तो दो ही ऑप्शन बचे, ए सी ई और सी डी ई, यानी सी और ई तो फॉर श्योर सही है, ए और डी में से देख लो। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स, तो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ए सी ई आपका आंसर हो जाएगा जी। ये हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल मोबिलिटी की बात करते हैं, तो ए सी ई आपका आंसर हो जाएगा। Verticals proposed by National Education Policy 2020 under the umbrella of HECI, Higher Education Commission of India are, so Grant Council है जी, Professional Standard Setting Bodies अलग हैं, और ये Professional Standard Setting Bodies जो हैं, जो General Council है उसकी क्या रहेंगी, मेंबर्स रहेंगे। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नहीं है जी, एक्रेडिटेशन काउंसिल है, रेगुलेटरी काउंसिल है, ग्रांट काउंसिल है और एक जनरल काउंसिल है। सो ये टीचर एजुकेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी नहीं आएगा। ए सी और ई आपका आंसर बचा थर्ड। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, तो सबसे पुराने से लेके नए वाले तक। सेकेंडरी एजुकेशन, ओके, उससे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, देन आपका ये एजुकेशन कमीशन जिसकी बात हो रही है ये है आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन। ओके, फिर आपका नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 और फिर वर्मा कमेटी की रिपोर्ट। सो डी ए बी सी ई ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्रोनोलॉजिकली बहुत अरेंजमेंट्स आती हैं इस यूनिट से, तो आपको सब याद होनी चाहिए। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1 1983 to 85, यही बात की थी हमने, चट्टोपाध्याय कमीशन। NCFTE टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग द प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर्स, तो 2009। NPE की रिव्यू कमेटी 90 में बनी है, रामामूर्ति बनी थी सबसे पहले, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। देन नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट 1993 में है, तो उसी के अराउंड बनी होगी इसकी कमेटी भी, ठीक है। ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन ना, तो यानी ये रिपोर्ट तो आ चुकी है, उसके बाद एडवाइजरी कमेटी बनी होगी। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। सो देखो एक बार इतने ऑप्शन से हमारे पास आंसर आ सकता है क्या? मुझे ये पता है ए, देन आपका सी और देन आपका बी। ये ए सी बी का तो इसे यही सीक्वेंस रहेगी, तो देखो ए सी बी, ये गलत हो गया, ये सी ए बी आ गया, ये गलत हो गया, ए सी बी, ये लो, ये ऑप्शन भी गलत। सो मुझे सिर्फ 3 चीजें अगर श्योर पता है, मैंने ये वाली भी हटा दी, एडवाइजरी कमेटी वाली भी, मैं इन 3 चीजों के बारे में जानती हूँ जो बेसिक हमने की हैं, इन 3 से भी मेरा आंसर आ गया। ए सी बी की सीक्वेंस, बीच में डी ई आ जाएगा, डी यानी एडवाइजरी कमेटी और उसके बाद करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, तो आंसर आपका सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, जितनी क्रोनोलॉजी और जितनी चीजें मैंने करवा रखी हैं उससे आंसर आ जाएंगे। एग्जैक्ट टाइटल पूछा है जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट का, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव है भाई, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकमेंडेड दैट IRAHE शुड रिप्लेस NCT, AICT, VGC एंड अदर्स? किया तो था, नेशनल नॉलेज कमीशन ने बोली है ये बात, IRAHE बनाओ। Which of the following is not a type of budgeting? Formula budgeting, प्रोग्राम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग या प्लान्ड बजटिंग? तो टाइप नहीं है पूछा है, तो प्लान्ड नहीं है। बाकी तीनों तो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं ऊपर, फॉर्मूला बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। According to National Council for Teacher Education NCTE, which of the following is a composite institution? An institution offering a single undergraduate program, single postgraduate program, single diploma. अगर सिंगल प्रोग्राम वो ऑफर कर रहे हैं तो कंपोजिट कहाँ से हो गई? चीजें कॉम्प्लेक्स कहाँ हुई? मल्टी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाला कंपोजिट आएगा ना। अरे इसका आंसर रुको, आ जाएगा अभी, ठीक है। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ मास्टर ऑफ एजुकेशन हैज बीन इंक्रीज्ड टू 2 years विद द रेगुलेशन ऑफ, तो 2012 या 14, 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई, 14 की रेगुलेशंस हैं, 2015-16 में पहला सेशन आया था। ओके,
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज अ रेगुलेटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो रेगुलेटरी बॉडी की तरह कब आई एग्जिस्टेंस में? डेट सबकी 17 अगस्त दे रखी है। 92, 95, 94, 96, आंसर 95 है। ये लो जी, इसका आंसर भी आ गया, ये सी ही था जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज बीन एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स? तो किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सो ये डाइट की थी जी, सीटीई और आईएएससीज की तो सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर्स की थी। ओके। In India, the National Curriculum Framework for Teacher Education was prepared by, तो NCFTE 2009 किसने प्रिपेयर किया था? तो NCTE ने प्रिपेयर किया था भाई, नेशनल काउंसिल आएगा ये, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ना कि कमीशन। ठीक है, तो डी आंसर रहेगा। टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन वर्ड 2, तो टर्म ऑफ रेफरेंस थी पर्टिकुलरली एनकेसी में। सो बिल्ड एक्सीलेंस इन एजुकेशनल सिस्टम टू मीट द नॉलेज challenges of 21st century, promote creation of knowledge in science and technology laboratories, promote knowledge application in preservation of environment, or improve the management of institutions engaged in intellectual property rights। तो एक ही ऑप्शन गलत है, आंसर ए बी डी रहेगा जी। हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई टर्म ऑफ रेफरेंस इसमें नहीं बोली है। निष्ठा क्या है? तो निष्ठा एक नेशनल मिशन है टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री लेवल। अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय आरसीआई फॉर इट्स स्टाफ के लिए नहीं है ये, इनके कैपेसिटी, ये स्कूल के टीचर्स और हेड के लिए है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो देखो बी तो फॉर श्योर गलत हो गया, ठीक है, ए सही है, ए सही है, ए सी या ए डी, तो आंसर आपका ए सी आ जाएगा जी। यूजीसी ने नहीं लॉन्च किया ये प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, करवाया था मैंने ऊपर। Equal educational opportunity means, so equal accessibility to have suitable education, free education for girls only। कहाँ फिर इक्वल हुई सबके लिए चीज़ें? बी तो नहीं आएगा, ठीक है, बी गलत हो गया। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसेबल्ड ओनली, सी भी गलत हो गया। सी गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली बी और सी यहाँ दे रखे हैं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन एक ही बचा, इक्वल एक्सेसिबिलिटी और टू हैव सुटेबल एजुकेशन, ओनली वन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, महिला सांख्य और आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। So in this program, women groups are themselves allowed to set up their agenda and priority। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो ये रेजिडेंशियल स्कूल्स बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में गर्ल्स के लिए सेटअप किए गए हैं। इन दिस प्रोग्राम द फोकस इज ऑन एनरिचिंग द एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज इट्स क्वालिटी। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा हो गया। ये डाइवर्सिटी कंट्री में जो आप डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कर रहे हो, ये आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, तो महिला सांख्य ये होगा। सो 2 1 3 4, 2 1, अच्छा ये 3 आएगा भाई, 2 1 3 4, फोर्थ ऑप्शन। अरे अच्छा हाँ, इसीलिए ये ड्रॉप था, 2 1 3 4 आना था ये, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप था। चूज द करेक्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आउट ऑफ फॉलोइंग द रेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। 72 में नहीं आया था, ए ऑप्शन से हटा दो तो ये गया। देन आपका 75 में था, 2000 में था, ये 88 में था, 87 में नहीं था। सो बी डी ई, आंसर नंबर सेकेंड। Planning. Planning as the basic function of educational management involves certain steps. Arrange these in sequential order. Planning premises को develop करना, goals establish करना, charting out various alternatives and choosing from among them the most suitable alternatives for reaching the desired goals, determining and allocating the resources required, ensuring the plans are communicated to all the concerned। तो सबको ये plans पता चले, ये ध्यान रखना है। सो पहले आप गोल्स एस्टेब्लिश करोगे, प्लानिंग गोल्स एस्टेब्लिश करोगे या प्लानिंग प्रीमाइसेस? गोल एस्टेब्लिशमेंट पहले आना चाहिए कि किस बेसिस पे आप प्लानिंग करना चाह रहे हो। देन आप डेवलप करो प्लानिंग की प्रीमाइसेस, ये प्रीमाइस रहेगी प्लानिंग की, ये गोल रहेंगे। फिर आप जो हैं, आंसर क्या आएगा? बी ए, गोल एस्टेब्लिश किए, प्रीमाइस की, देन चार्टिंग आउट यानी पॉलिसी ऑप्शंस बनाए, फिर रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है उनको एलोकेट किया, और लास्ट में आपने प्लान्स जो है उनको कम्युनिकेट किया। ठीक था ये, पहले आंसर देख लिया थोड़ा सा। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज एंड कमीशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट, इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। पहले सेकेंडरी,
देन नेशनल कमीशन ऑन टीचर, फिर ये ठीक है, DCBA, ठीक है। Which type of higher education institution in India has the highest percentage of students enrollment? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक प्राइवेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में? तो प्राइवेट में है ज़्यादातर बच्चे। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज टेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट। इनटेंजिबल, तो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या होएगा? देखो, टोटल मॉनिटरी एस्पेक्ट आप इजीली कर लोगे, प्राइवेट इकोनॉमिक कॉस्ट आप देख लोगे, जो इनटेंजिबल बेनिफिट्स हैं उनको नहीं देख पाओगे आप, ठीक है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज लर्निंग विदाउट बर्डन, इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो और भी इजी आते थे, अब तो फिर भी क्रोनोलॉजी वगैरह दिखा के थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्वेश्चन को। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इन NEP 2020, हाउ टू लर्न, हाउ, कैसे, ये सिखाना है बच्चे को, ठीक है, कि कैसे होनी चाहिए चीज़ें। न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर एनविसाज्ड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन NEP 2020 इज, तो सबसे पहली स्टेज अर्ली चाइल्डहुड केयर। इन्होंने पूछा है पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर कौन सा है, ECCE, इन्होंने फुल फॉर्म नहीं पूछी है, इन्होंने पेडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर पूछा है, तो उसमें जो पहला स्ट्रक्चर है फाउंडेशनल स्टेज, वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में अर्ली चाइल्डहुड केयर पे लगा के नहीं आना है। परख इज प्रपोज्ड टू सेटअप एज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर। ये चीजें तो आपको ना देख देख के इतनी याद हो जानी चाहिए कि आपको सीधा आंसर ही मुंह से निकले। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन, वारधा, बेसिक स्कीम, रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट। ओके, तो वारधा ही है सबसे पहले तो, ठीक है, तो ये 1937। देन आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48-49, फिर मुदालियर 52-53, फिर कोठारी, फिर रामामूर्ति रिव्यू, AECDB। Given below are two statements, session reasoning, revision and revamping of all the aspect of educational structure, including its regulation and governance is necessary. Education system is facing unprecedented challenges. तो इसलिए रिविजन और रीवैम्पिंग जो है सभी एस्पेक्ट्स में वो करनी ज़रूरी है, रेगुलेशन ज़रूरी है। तो ठीक है जी, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ तो रीवैम्पिंग बता दी एजुकेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पे पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो कि चैलेंजेस जो हैं वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो चैलेंजेस फेस कर रहा है इसलिए आप रिवैम्प और रिवाइज करो, नहीं, आप इन जनरल भी रिवाइज रिवैम्प रेगुलेट करते रहो चीज़ें, ठीक है। सो ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है जी। ओके, 1 2 3 4। ओके, तो 4 वर्टिकल्स दे रखे हैं जी, फंक्शंस पूछ रखे हैं आपसे। रेगुलेटरी काउंसिल, ये रेगुलेशन का काम है, इसका एक्रेडिटेशन का है, ये ग्रांट काउंसिल है तो फंडिंग का है, GEC जनरल है तो ये एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग करेगी। तो 2 4 1 3, 2 4 है ही नहीं ऑप्शन, ये रहा 2 4 1 3 फर्स्ट, ठीक है। School complex cluster aimed at greater resource efficiency and more effective functioning, coordination, leadership, governance and management of schools in the cluster. Okay. Kothari Commission recommendation on school complexes could not be implemented since the school leader, teacher, student, supporting staff, parent, or citizen of different school grouped in school complex cluster objected to it. किसने ऑब्जेक्शन उठाया? ये तो गलत हुई स्टेटमेंट ना, क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते? फर्स्ट सही है जी, दूसरी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिट कॉस्ट? तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्पेंड बाय इट, टोटल इनकम माइनस द एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम, टोटल अमाउंट अर्नड फ्रॉम सेस एंड डोनेशन, टोटल एक्सपेंडिचर बाय इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो पर यूनिट कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। ओके, ये आंसर पहले दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, कोई बात नहीं। पीपल हु लिव इन इंडिविजुअलिस्ट कल्चर, पीपल हु लिव इन कलेक्टिविस्ट कल्चर, देन है द कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच और इंडिजिनस अप्रोच। Oppose Western approach to study the personality in non-Western setting, test Western ideas about personality in other cultures, value social harmony, respectfulness and group need, और value independence, competition and personal achievement. तो जो इंडिविजुअल कल्चर में रह रहे हैं दे वैल्यू इंडिपेंडेंस, कंपटीशन और पर्सनल अचीवमेंट। आ रहा है क्या इससे आंसर? देखो सही है क्या ये। देन ये बोल रहे हैं जो कलेक्टिविस्ट कल्चर में रह रहे हैं वो सोशल हार्मनी, रिस्पेक्टफुलनेस और ग्रुप नीड्स पे फोकस करते हैं। कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच यानी आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है,
और इंडिजिनस अप्रोच जो है वो वेस्टर्न अप्रोच को अपोज करेगा। ठीक है जी, सेकंड आएगा आंसर। ठीक है, चलो ये तो आंसर है, बट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हैड इन्वेस्टेड 200 करोड़ इन द ईयर 2010 टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। इन ऑर्डर टू नो वेदर द इन्वेस्टमेंट हैज यील्डेड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो ग्रुप को क्या परफॉर्म करना चाहिए? सो एक उन्होंने इतने इन्वेस्ट किए, तो आप इफेक्टिव एनालिसिस देखोगे यहाँ पे। ठीक है, सो ग्रुप इफेक्टिव एनालिसिस चेक करेगा डिजायर्ड रिजल्ट्स की यील्ड आई है कि नहीं आई है। अगर यहाँ पे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात होती तो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स की बात नहीं करते, वो डायरेक्ट मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करते। In a socialist economy, the aims of education, curricula, and methods of teaching are determined by welfare of the society, market forces. तो socialist economy में पूछा है आपसे welfare, democratic ideal, secularism, modernism, social reforms and national development, aspiration of private stakeholders नहीं, E तो for sure नहीं आएगा। ठीक है, ए आएगा वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ए आएगा और डी भी आएगा। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स। अब देखो बी आएगा कि सी आएगा? मार्केट फोर्सेस भी नहीं आएगा, डेमोक्रेटिक आइडियल्स वाला आएगा, ए सी डी। रिकमेंडेशंस बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग वर टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन दिए थे इन्होंने, बिल्कुल दिए थे। ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क, ये भी बोला था। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड चार्ज फीस, नहीं, स्टूडेंट से फीस नहीं लेना, ऐसा बोला था इन्होंने। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, और एडमिशन फॉर मास्टर डिग्री इन एजुकेशन फॉर ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन, इन्होंने रेजिडेंशियल की बात की थी। ए बी और डी की बात तो की है इन्होंने, तीन ही ऑप्शन अगर हैं तो हम ए बी डी के साथ जाएंगे। ठीक है, एडमिशन फॉर मास्टर डिग्री, इन्होंने मास्टर डिग्री इन एजुकेशन ना, तो एमएड की इन्होंने कहा था कि पहले 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो सीधा जो ग्रेजुएट किए, ग्रेजुएशन किए किसी भी डिसिप्लिन में, वो मास्टर डिग्री नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किस पे जाएगा? कोठारी कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन कौन था? सैम पित्रोदा। एजुकेशन ओके सॉरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, देन ये आपका सैम पित्रोदा, और एजुकेशन कमीशन आपका कोठारी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुदालियर कमीशन। सो 5 2 1 3 ऑप्शन सेकेंड। Which of the following mentioned inclusive education as to integrate the handicapped with general community at all level as equal partner to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence। तो देखो इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन तो बोल दिया, बट इंटीग्रेशन की बात की है इन्होंने, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात हमारी एनपीई ने की थी, उसके बाद इंक्लूसिव की बात हुई है। तो एग्जैक्टली इंक्लूसिव की बात यहाँ होएगी वर्ल्ड डिक्लेरेशन में, बट हमसे पूछा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को ऐसे किसने मेंशन किया है, तो ऐसे एनपीई 1986 की पॉलिसी ने मेंशन किया है, जहां इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात हुई है एज सच। Right to free and compulsory education at primary education level is ensured by the Constitution of India through, तो कौन सा? तो 21वां आर्टिकल है जी, आर्टिकल 21A, और 2002 में प्राइमरी इज एंश्योर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ना। देखो 45 में भी था, लेकिन 45 से हटा के 2002 में हमने फिर 21A मेंशन कर दिया था। Establishment of DIET was a result of one of the recommendations। तो ये तो easiest question है, 1986 की पॉलिसी ने ये रेकमेंड किया था। recommendation to reduce the burden of school bags। तो यशपाल कमेटी ने रिपोर्ट दी थी जी, कौन सी? लर्निंग विदाउट बर्डन। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट के कंपोनेंट क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर है मेनली, तो उसके बाद बाकी चीजें आएंगी। ठीक है, According to NCF 2005, the salient guiding principles of curriculum development include तो connecting knowledge to life outside the school, ठीक है, ensuring that the learning shifts away from rote methods, enriching curriculum beyond textbook, interfacing with medical model disability और focusing on dominant culture। ये बातें नहीं हुई हैं, पहले 3 ऑप्शन सही हैं, A, B, C। Recommendation to reduce the burden of school bags was given by, ये आई थिंक दोबारा आया होगा, ठीक है, तो यशपाल कमेटी। Developing brand and enriching marketing is emphasized by, ब्रांड को डेवलप करना, मार्केटिंग को एनरिच करना। सो ये बात किसने जो है एम्फेसिस में लाई है? थियरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस,
सिग्नल थियरी, आपका थियरी ऑफ रैशनल चॉइस और क्या। तो देखो ह्यूमन कैपिटल में तो हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, सिग्नल थियरी हो सकती है क्योंकि यहाँ रैशनल चॉइस और सिस्टम एनालिसिस जो ईस्टर्न ने दिया था वैसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल भी नहीं है। तो सिग्नलिंग थियरी जो है, जो एक सिग्नल की तरह काम कर रही है आपकी एजुकेशनल डिग्री, सो उसके बाद की बात हो रही है ये कि आप एक ब्रांड की तरह डेवलप कर रहे हो, मार्केट को एनरिच कर रहे हो। तो सिग्नलिंग थियरी विल बी योर आंसर। Which of the following shifts have been suggested by NCF 2005? Knowledge dispersed to knowledge owned, डिसिप्लिनरी टू मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस, लर्नर की ऑटोनॉमी से टीचर डायरेक्शन नहीं, उल्टा है, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, फ्रॉम फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम टू सराउंडिंग एंड आउटसाइड द क्लासरूम। सो देखो ये ठीक है, डी और ई तो ठीक है फॉर श्योर, डी ई ये गलत हो गए दोनों ऑप्शंस, ठीक है। सी आपका गलत है ही। सो ए डी ई या बी डी ई, ए और बी में से बताना है आपने। सो डिसिप्लिनरी से मल्टी डिसिप्लिनरी पे हम गए हैं, तो बी डी ई आपका आंसर रहेगा। नॉलेज ओन्ड से नॉलेज डिस्बर्स्ड पे फोकस था, तो बी डी ई आंसर है जी। ह्यूमन कैपिटल थियरी gives emphasis on security to staff motivation, in investment on education, in service education of the staff और staff recruitment। देखो फॉर श्योर सी तो आएगा, सी आएगा, तो एक ही ऑप्शन कट आउट हुआ हमारा, ठीक है। सी के बाद बी डी या बी डी ई में से देखना है, ए ऑप्शन है ही नहीं इनमें, तो यानी स्टाफ सिक्योरिटी तो हट गई, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल थियरी इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है, स्टाफ की रिक्रूटमेंट, इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द स्टाफ, सो इन सर्विस एजुकेशन भी आपको अपडेट करेगी, ठीक है, ये भी हो सकता है डी। देन स्टाफ को मोटिवेट करना या रिक्रूट करना, तो आंसर आपका थर्ड रहेगा जी, बी सी डी। सो स्टाफ मोटिवेशन, देन आपका इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन और इन सर्विस, तो बी सी डी आपका आंसर रहेगा। रिक्रूटमेंट या सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। Information system support, promotion of research, development and innovation related growth of a country. Information is the basic input to the development. So जो information system support है वो promote करेगा research को, development को, innovation को, किसी भी country की growth से related। और information एक क्यों support करेगा, क्योंकि information एक basic unit है। आंसर फर्स्ट आएगा जी, correct explanation है। While preparing a budget, which of the following points are considered to be mandatory? तो budget कर रहे हो तो expenditure और revenue, ये दो चीजें तो फॉर श्योर आएंगी, ए और सी, ए सी बस। तो ए बी सी या ए सी डी, बी और डी में से देखो, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट या इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स। सो मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी है ऑब्जेक्टिव्स, आंसर आपका ए बी सी आएगा, ठीक है। Planning for instruction refers to the decision made about organizing, implementing and evaluating instruction. Planning gives a sense of direction and through this a feel of confidence to the teacher. It helps the teacher to become a reflective decision maker about instruction. So planning for instruction की बात हो रही है, देखो स्टेटमेंट तो दोनों ठीक लग रही है। प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि डिसीजंस लेना, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन के, ओके तो ये प्लानिंग हो गई। प्लानिंग गिव्स अस, क्यों कर रहे हो आप प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड थ्रू दिस एक कॉन्फिडेंस आता है टीचर में, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों जो है वो प्लानिंग बेटर है, ठीक है। Which of the following commission committee was required exclusively to address teacher education? देखते आपको ऑप्शंस भी नहीं दिखने चाहिए इसके लिए, तो जस्टिस वर्मा कमीशन। Disadvantages of bottom up approach of budgeting are that the budget may not be synchronous with overall objectives of the organization, will be more realistic, can be quite accurate, preparation may be slow। डिसएडवांटेजेस आपसे पूछे हैं, बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से आप बजटिंग शुरू कर रहे हो और ऊपर तक जा रही है चीजें, तो हो सकता है वो सिंक में ना हो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के, रियलिस्टिक ज्यादा होगा। ये हमसे डिसएडवांटेज पूछे, तो अगर रियलिस्टिक है भी तो ये डिसएडवांटेज तो नहीं है, राइट, तो बी तो नहीं आएगा। अगर बी नहीं आएगा तो ये दो ऑप्शन कट आउट, ए डी और सी डी बचा, यानी प्रिपरेशन स्लो हो सकती है, ये चीज डिसएडवांटेज होगी। अगर क्वाइट एक्यूरेट है तो वो डिसएडवांटेज नहीं है, सो आंसर आपका ए और डी आ जाएगा, ठीक है। What are the reasons of negligible number of studies of cost effective analysis of projects in the field of education?
रीजंस ऑफ नेग्लिजिबल नंबर ऑफ स्टडीज, की कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में स्टडीज क्यों नहीं है इतनी। इवेल्युएटर्स इनएडिक्वेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सही नहीं है ये स्टडीज करने के लिए। लैक ऑफ रिक्विजिट एक्सपोजर, एक्सपोजर नहीं है इस एरिया में। लैक ऑफ फैमिलियरिटी ऑफ डिसीजन मेकर्स विद सीईए, लेस वेटेज असाइंड टू एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स इन सीईए। सो देखो वेटेज का तो ऐसा कुछ नहीं होता है टेक्निकली, आंसर आपका क्या रहेगा, ए बी सी रहेगा। ठीक है, कि फैमिलियरिटी नहीं है, ये आपका लैक है रिक्विजिट एक्सपोजर में, और इनएडिक्वेट बैकग्राउंड जो है वो है। ओके, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। यू कैन फाइंड पीपल विद फिक्सेशन, ऑब्सेशन, कंपल्शन हु पुट वर्क अहेड ऑफ हेल्थ, फैमिली, बट आएगा ये, बट दिस इज नॉट दिस इज नॉट नॉर्मल, वर्क आफ्टर ऑल इज ओनली वर्क। ओके, key to success as a manager is intervening effectively, doing the right things at right times. इसका रीजनिंग नजर आ रही है, ये बात तो ठीक है कि की टू सक्सेस एज अ मैनेजर इज इंटरवीनिंग इफेक्टिवली, कि सही जगह पे सही काम करो आप, राइट थिंग्स राइट टाइम पे। ठीक है, यू कैन फाइंड पीपल जो फिक्सेशन, ऑब्सेशन, कंपल्शन है, जिनका काम के प्रति, जो हेल्थ और फैमिली से भी ऊपर रखते हैं काम को, जो कि नॉर्मल नहीं है, वर्क आफ्टर ऑल वर्क ही होता है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है जी, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, A budget is a balanced estimate of expenditure and receipts of a given period of time. हाँ, बैलेंस्ड एस्टिमेट है ये एक्सपेंडिचर और रिसीट्स यानी रेवेन्यू। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ एन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, बजट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, मेथड ऑफ करंट कंट्रोल एंड प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्लान। सो बजट एक बैलेंस्ड एस्टिमेट है, क्योंकि बजट जो है इज अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट के बारे में कंट्रोल कर पाएंगे और फ्यूचर प्रोजेक्शंस को हम देख पाएंगे कैसे आगे बढ़ना है। तो ठीक है जी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, below are given the steps involved in policy formulation, planning of policy implementation, making a policy decision, evaluation of options, analysis of existing situation, subsequent policy options, और आपका generation of policy option, policy impact assessment। तो देखो, सबसे पहले तो आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करोगे, तो आंसर फर्स्ट तो डी आएगा। ये लो, क्या ये ठीक है, डी। देन आप पॉलिसी ऑप्शंस जनरेट करो, फिर आप पॉलिसी ऑप्शंस को इवेल्युएट करो, फिर पॉलिसी डिसीजन बनाओ, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग करो, फिर आपका जो है पॉलिसी इम्पैक्ट असेस करो, और आपका सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स। ठीक है जी, थर्ड आएगा। ठीक है, okay, below are given some general steps of undertaking. For undertaking cost benefit analysis, choose appropriate sequence, describing quantitatively the inputs and outputs of the program or project, estimating the social cost and benefits of input and output, comparing the benefits and cost, specifying the program projects clearly। तो स्पेसिफाई करो क्लियरली प्रोग्राम को, कंपेयर करो बेनिफिट और कोस्ट को, देन क्वांटिटेटिवली इनपुट और आउटपुट को डिस्क्राइब करो, और सोशल कोस्ट एस्टिमेट करो। आंसर आपका डी ए बी सी रहेगा भाई। पहले आप स्पेसिफाई करो, फिर क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करो, एस्टिमेट लगाओ और कंपेयर करो लास्ट में जाके कोस्ट बेनिफिट को। ओके, स्कूल कॉम्प्लेक्स विद अ नोडल स्कूल, देन है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस इन सर्विस टीचर एजुकेशन, देन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ extension service department, provisions of in service training of specified short period and its linkage with career promotion। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, मदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, रिपोर्ट कमीशन। देखो, टीचर एजुकेशन की क्वालिटी की बात यहाँ करेंगे हम। ठीक है, सो और हाई पावर्ड कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी। तो जो हाई पावर्ड कमीशन था उसने किसकी बात की थी, एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट्स की। देखो, फिर अगर यहाँ पे ये दो चीजें हैं तो मुझे पता चल गया स्कूल कॉम्प्लेक्स वाली बात किसने की होगी। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स वाली बात, स्कूल क्लस्टर्स बनाने की बात कोठारी कमीशन ने की थी। इससे क्या फिट बैठ रहा है मेरा आंसर, फर्स्ट का थर्ड, एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट, हाई पावर्ड ये नेशनल कमीशन, चट्टोपाध्याय कमीशन बोल रहा है इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, लिंकेज करो करियर से, और हाई पावर्ड कमेटी प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन। साउंड्स गुड, आंसर आपका थर्ड रहेगा। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फीचर्स एसोसिएटेड विद मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। सो फीचर्स जो मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग से एसोसिएटेड हैं, टोटल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, अनसीजिंग चेन ऑफ एक्टिविटी,
addressing a large entity, time frame specified, having direct effect on, देखो मैक्रो का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो ई तो फॉर श्योर नहीं आएगा। अगर ई नहीं आएगा तो ये दो ऑप्शंस कट आउट हो गए। अब बचा क्या, ए सी डी एफ और बी डी एफ जी, यानी डी और एफ भी ठीक है, ठीक है, कि टाइम फ्रेम और आपका मिनिमम स्कोप फॉर रिस्क, ठीक है। स्ट्रेसिंग नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, नहीं, हम मैक्रो में इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, टोटल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट, लार्ज एंटिटी, टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड और मिनिमम स्कोप फॉर रिस्क, ए ऑप्शन। एजुकेशनल प्रैक्टिस void of dreams, decent pronouncement is neutral and accommodating. In terms of this statement, the focus of concern in education should be on developing neutrality, promoting impersonal engagement in learning process, ensuring deep personal engagement of learners, or teachers' role to be that of a spectator. So ये क्या बोल रहे हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिस void of dream, decent pronouncement is neutral and accommodating. तो फोकस किस पे है, फोकस ऑफ कंसर्न इन एजुकेशन शुड बी ऑन, तो किस पे होना चाहिए, डीपर पर्सनल एंगेजमेंट पे होना चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है। सो एजुकेशनल प्रैक्टिस अगर उसमें ड्रीम, डिसेंट, प्रोनाउंसमेंट है तो वो न्यूट्रल रहेगी। हमारा कंसर्न ये है कि फोकस ऑफ कंसर्न इन एजुकेशन शुड बी ऑन डीपर पर्सनल एंगेजमेंट। Which of the following statements clearly articulates the meaning of unit cost? ये तो सेम दोबारा आया है, यानी ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शंस अलग हैं, पिछले वाले में अलग थे। Which of the following statements is related to human capital theory? It is useful for describing behavior when two parties have access to different information. It is the aggregate stock of competencies, knowledge, social and personal attribute. It is the education that raises wages simply because education level is a signal. Nahi, it holds a prominent position in variety of management literatures. तो देखो सिग्नलिंग वाला तो वैसे ही कट हो गया, तो आंसर आपका क्या आ गया जी, बी आ गया। सो एग्रीगेट स्टॉक ऑफ, जिसमें कॉम्पिटेंसी, नॉलेज, सोशल, पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो हेल्प करेंगे वेजेस को बढ़ाने में। From the following list, identify those which are relevant for the theory of rational choice, aggregation of social behavior, determinant, prediction, study of interest group। ये चारों मैंने आपको ऊपर बताए थे, ठीक है, कि ये relevant हैं जब rational choice की बात आती है। तो आंसर A, C, D, E आएगा। In the socialization of a child, which factors tend to contribute significantly in the Indian context? तो लोकेशन क्या है फैमिली की, नेबरहुड कैसा, ऑब्वियसली वो बच्चे के सोशलाइजेशन में अफेक्ट करेगा क्योंकि वहीं से शुरू हो रही हैं चीज़ें। स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल, देखो इम्पैक्ट तो डालेगा ये कि आप किस तरीके के गेम, मान लो इंडिविजुअली गेम खिलवा रहे हो तो सोशलाइजेशन कैसे होगा, बट स्कूल अपने आप में ही सोशलाइजेशन का एक साधन है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके के स्पोर्ट्स या गेम्स करा रहे हैं, सब बच्चे साथ में ही है वहाँ, तो वो सीखेंगे। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या फिर जो है इलिटरेसी ऑफ द फैमिली, या फिर आपका ब्रोकन होम एंड एडवर्स फैमिली एनवायरमेंट। सो क्या आंसर रहेगा? तो देखो ब्रोकन होम और एडवर्स फैमिली एनवायरनमेंट है तो वो सोशलाइजेशन को वर्स्ट ही करेगा। इससे सोशलाइजेशन मतलब बच्चे की इंडिविजुअली बहुत अफेक्ट डालेगा उसको, बट सोशलाइजेशन नहीं होएगा इससे, ठीक है। इलिटरेसी है फैमिली की, वो अफेक्ट करेगी। पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग, देखो फर्क तो सब फैक्टर्स डालेंगे कहीं ना कहीं, बट सिग्निफिकेंट वर्ड यूज कर दिया इन्होंने, तो आंसर हमारा 1, 2 और 4 आ जाएगा जी, इलिटरेसी, स्पोर्ट्स, गेम्स और आपका लोकेशन, ठीक है। सो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करना और फैमिली की पर्सनल कंडीशन, ब्रोकन होम और एडवर्स फैमिली एनवायरमेंट, वो सोशलाइजेशन में बहुत पॉजिटिवली हेल्प नहीं करेगा। Right to Education Act was Right of Education Act was actually implemented. तो 1 अप्रैल 2010 से, क्योंकि 2009 में एक्ट आया था तो 2010 से सेशन शुरू होएगा अगला, तो उससे अप्लाई कर दिया इन्होंने। From the list given below, identify those alternatives which contribute to social mobility, providing expanding range of educational opportunities. तो अगर educational opportunities मिल रही हैं तो वो social mobility में help करेगा। Feeling disillusioned from previous conditions. देन है आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एपैथी टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड लिविंग, ट्रेडिशनल लिंकेजेस ऑफ बिहेवियर। फॉर श्योर फर्स्ट वाला हेल्प करेगा, ये लो फर्स्ट और थर्ड, बाकी तो ऑप्शंस ही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है।
Which of the following organizations are mainly associated with policy making and quality control aspect of teacher education? So देखो टीचर एजुकेशन में एनसीटी फॉर श्योर आएगा, एससीआरटी आ जाएगा, ठीक है, एससीआरटी है तो एनसीआरटी भी आ जाएगा। अच्छा ओके, आईसीएसएसआर आएगा और एनसीटी तो फॉर श्योर आएगा। तो फोर्थ देखो, पहले फिफ्थ तो फॉर श्योर आएगा। अगर फिफ्थ आएगा तो देखो ये बोल रहे हैं थर्ड और फिफ्थ, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, यानी आईसीएसएसआर नहीं है। तो एनसीटीई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, टीचर एजुकेशन के लिए। सो फिफ्थ आएगा, लेकिन उसके साथ थर्ड और फोर्थ, एनसीआरटी भी है, एनसीआरटी है तो एससीआरटी भी आ गया, तो बी आएगा ऑप्शन, ठीक है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। Okay, which of the following are included in the function of NCTE? Conducting examination in teacher education institutions. Exam थोड़ी conduct करवाएंगे वो। Admissions, making admissions of students, admission करवाएंगे। Determine करेंगे standards को, ये बात ठीक है। Commercialization prevent करने की कोशिश करेंगे। Recruitment of faculty, फैकल्टी को वो रिक्रूट नहीं करेंगे, वो तो कॉलेज वाले ही करेंगे। तो आंसर थर्ड एंड फोर्थ है क्या ऑप्शन में, डी। By modernization is meant shifting to Western mode of life, following the current fashion and modes of living, disassociation with the tradition and traditional mode of living, the process of adaptation in terms of current needs and life। तो यही ऑप्शन सही है कि अडेप्ट करना, तो वो अडेप्टेशन है मॉडर्नाइजेशन। अगर वेस्टर्न वाला एस्पेक्ट रहता फर्स्ट ऑप्शन तो वो वेस्टर्नाइजेशन होता। Which combination of the following factors tend to slow down the progress in education in India? So higher interest rate on educational loan, regionalism, urban way of life, ethnicity, less emphasis on training of teachers, scarcity of ICT resources in schools. सो कौन से जो है वो एजुकेशन इन इंडिया में, मतलब एजुकेशन की प्रोग्रेस को स्लो डाउन करेंगे वो फैक्टर्स? तो स्लो डाउन करेंगे जी 2, 4, 5 और 6। रीजनलिज्म, एथनिसिटी, एम्फेसिस अगर कम है टीचर ट्रेनिंग पे, और आपका आईसीटी की स्कैरसिटी। अर्बन तरीके से अब जी रहे हो वो कोई कम नहीं करेगा प्रोग्रेस को, और ना ही चाहे एजुकेशनल, क्योंकि हम स्टार्टिंग की अगर बात करें स्कूल एजुकेशन, वो तो ऑलमोस्ट फ्री होती है 14 की एज तक, तो राइट, तो उस पर तो आप लोन लोगे ही नहीं, उसमें लोन की ज़रूरत ही नहीं है। Which one of the following is an example of social mobility and masses withdrawal? Masses करके आएगा ये, withdrawal of learner from school by their parents, shifting school to a far off place, weekend visits to villages by city dwellers, और deputizing village youth in Indian Army। तो social mobility का example कौन सा है? सोशल मोबिलिटी, तो शिफ्टिंग, स्कूल को दूर शिफ्ट कर देना सोशल मोबिलिटी नहीं है। वीकेंड विजिट करना विलेज की बाय सिटी ड्वेलर्स, ये भी कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है। पेरेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं, वो भी सोशल मोबिलिटी नहीं है। अगर आप विलेज के यूथ को डेप्यूटाइज कर रहे हो इंडियन आर्मी में, ये एक सोशल मोबिलिटी है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइज प्रोवाइडिंग बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स टू लर्नर्स, then providing resources to learners as per their ability, encouraging learners to study as many subjects as they can, optimizing learning conditions for success in school board examinations। सो उनकी एबिलिटी के हिसाब से आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाओ, वो आपका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल रिप्रेजेंट द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी? सो ट्राइबल को हम, एसटीज को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, शेड्यूल्ड कास्ट को, इनको तो फॉर श्योर मानते ही हैं डिसएडवांटेज्ड में, ठीक है। रिलीजियस ग्रुप्स को हम नहीं मानेंगे। बाकी क्या रहेगा, देखो फर्स्ट एंड फिफ्थ तो फॉर श्योर आएगा। सिटी ड्वेलर्स नहीं आएंगे इसके अंदर, आई थिंक फर्स्ट एंड फिफ्थ आएगा। फर्स्ट एंड फिफ्थ इसमें भी है, फर्स्ट एंड फिफ्थ, सिर्फ बी ऑप्शन में नहीं, एक ही ऑप्शन कट आउट हो हमारा। सेकंड नहीं आएगा जी, रिलीजियस ग्रुप को हम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप नहीं मानते हैं, तो देखो सेकंड हटते ही ऑप्शन आपका 1, 3, 4, 5 हो गया, यानी स्लम ड्वेलर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। आंसर आपका 1, 3, 4, 5 फर्स्ट हो गया जी। आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। प्रॉब्लम को एनालाइज करना, प्रॉब्लम को फेस करना, कॉमन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना। तो पहले तो आप प्रॉब्लम को फेस करोगे ना जी, पहले फेस करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप उसको एनालाइज करोगे या कॉमन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे। पहले तो फेस करोगे, लास्ट में इन्होंने बता दिया क्रिटिकल फीचर्स को समझोगे, ठीक है। उससे पहले क्या है, परसीविंग द डिफरेंसेस और आइडेंटिफाइंग द कॉमन एलिमेंट्स,
एब्स्ट्रैक्टिंग द कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट, तो आंसर आपका डी हो जाएगा जी। पहले आप सेकंड यानी फेसिंग द प्रॉब्लम, फिर एनालाइज करोगे प्रॉब्लम को, फिर कॉमन चीज़ें ढूंढोगे और फिर डिफरेंसेस परसीव करोगे, फिर एब्स्ट्रैक्टिंग द कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स और लास्ट में क्रिटिकल फीचर्स। तो ऑप्शन 4 आपका आ जाएगा। Last question for today's class: the right to free and compulsory education act at primary education level is ensured by our constitution under, so 21A of 2002 एक्ट। सो आपका लास्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है 2002 का, यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये होगी जी आपकी आज की यूनिट कंप्लीट।